16 साला मुलाजिम ने तो मेरे शौहर को भी पीछे छोड़ दिया। शौहर इस मुलाजिम को घर तो ले आया था, मगर मैं जब भी दुपट्टा उतार कर काम करती तो वो मुझे घूर घूर कर देखता रहता। एक रात शौहर शहर से बाहर गया तो मैंने इसे बच्चा समझकर अपने कमरे में सुला लिया, लेकिन इसने इस रात मेरी चीखें निकलवा के रख दी। एक रात में ही इसने मेरा शौहर एक 15 साला लड़के को घर ले आया। कहने लगा ये लड़का बेसहारा है और यतीम भी है, घर में मुलाजमत करेगा और हमें इसे पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। मेरा शौहर बहुत ज़्यादा कंजूस था, हर वक्त मुफ्त के चक्कर में रहता था। वो लड़का देखने में बड़ा खूबसूरत था। मैंने अपने शौहर से पूछा कि ये कहाँ से मिल गया आपको। कहने लगा मेरे दोस्त के घर इसने चंद माह काम किया है, लेकिन अब वो दुबई जा रहा था तो मुलाजिम मुझे दे दिया। बस 2 वक्त की रोटी खाएगा और जो काम कहूँ कर देगा। ये सुनकर मैंने कहा जवाद, हमारे घर में पहले ही बस 2 कमरे हैं। एक को मैंने ड्राइंग रूम बना रखा है, एक हमारा कमरा है, बाकी ये खुला सहन है। ये लड़का रहेगा कहाँ? मेरे इस सवाल पर वो कहने लगा, इसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बस सहन में एक चारपाई इसे बिछा देना, चुपचाप सो जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है, और बड़ा ही चुप सा था। आखिर रोज सुबह सवेरे ही मैंने इसे किचन के काम में लगवा दिया। चुपचाप वो सारे काम कर रहा, खुद ही पूरे घर की सफाई भी कर दी। मैंने इसे नाश्ता बनाकर दिया तो भी चुपचाप खामोशी से खा लिया। मैंने कहा कि क्या तुम बोलते नहीं हो? तो कहने लगा मैं आपसे क्या बात कर सकता हूँ बेगम साहिबा। मैंने कहा कि तुम्हारे घर वाले में से कोई भी नहीं है। कहने लगा कि पता नहीं। मैंने तो आंख खोली तो यतीम खाने में था। 5 साल का था जब एक शख्स मुझे यतीम खाने से ये कह कर लिया है कि इसके घर औलाद नहीं है और इसे बच्चा पालना है। ये कहने लगा था कि अच्छे स्कूल में डालूंगा, बच्चे को अच्छी तालीम और तरबियत दूंगा, लेकिन 5 साल की उम्र में ही इसने मुझे घर के कामों में लगा दिया। छोटे मोटे सामान लाना, बर्तन धोना, मेहमानों के आगे बर्तन लगाना, बस जी ऐसे ही जिंदगी करने लगी। फिर वो बूढ़ा मर गया तो इसकी बीवी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। फिर दूसरे दिन मुलाजमत शुरू कर दी, लेकिन जिसने भी रखा 2 वक्त की रोटी के लिए ही रखा, इससे ज़्यादा किसी ने कुछ दिया नहीं। 2 रोटी के अवूस में घर का सारा काम कर देता हूँ। ये सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ था। बेचारी की क्या जिंदगी थी। मैंने इसके सर पर हाथ फेरा और कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें थोड़ी बहुत पैसे दे दिया करूँगी। असल में मेरे मियाँ की भी इतनी ज़्यादा तनख्वाह नहीं है। कहने लगा नहीं बीबी जी रहने दे, बस 2 वक्त की रोटी दे रही है ना, मेरे लिए यही काफ़ी है। मेरा कौन सा ख़ानदान है जिसकी मुझे कफालत करनी है और इसको मुझे पैसे देने हैं। मेरे दिल में इस बच्चे के लिए हमदर्दी से पैदा होने लगी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि यह हमदर्दी मुझे बहुत महंगी पड़ने वाली है। मेरे शौहर के काम का सिलसिला कुछ ऐसा था कि कई दिनों से दूसरे शहर भी जाना पड़ता था। जिस कंपनी में वो काम करता था, इसका बॉस मेरे शौहर को महीने में एक बार दूसरे शहरों में भी ऑर्डर लेने के लिए भेजता था। अब मेरा शौहर दूसरे शहर जाता तो 3-4 दिन बाद ही वापस लाता था। इन दिनों में मैं घर पर अकेली होती थी। मेरी शादी को 5 साल का अरसा गुजर गया था, लेकिन मेरे यहाँ औलाद नहीं। मैंने सोचा कि अगर मैं किसी यतीम बच्चे के साथ अच्छा बर्ताव करूंगी तो हो सकता है मेरी ही ये बात मेरे रब को पसंद आ जाए और वो मुझे साहिब औलाद कर दे। मैं शायद यही गलती कर बैठी थी। मेरा शौहर दिन के लिए अपने काम के सिलसिले में दूसरे शहर गया था। घर में या तो मैं थी या फिर वो 15 साला मुलाजिम लड़का। मैंने तो पहली बार इसकी बेबाकियों अब देखी थी। मैं किचन में आटा गूंद रही थी जब वो किचन में आ गया। मैं किचन में बिना दुपट्टे के ही काम करती थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि 14 साला लड़के की नज़रों में इस कदर बेबाकी भी हो सकती है। मैं बिना दुपट्टे आटा गूंद रही थी कि जब सिंक पर जमा बर्तन धोने के बहाने वो सिंक के पास खड़ा हो गया और सिंक के बिल्कुल बराबर ही मैं आटा गूंदने में मसरूफ थी। अपने सोचों में गुम थी कि जब अचानक से मेरे वजूद में चुंटिया से रेंगती महसूस हुई। ये लग रहा था कि किसी की तेजी नज़र मेरे वजूद पर किसी आरे की तरह से वार कर रहे हैं। मैंने बर्जस्ता पलट कर देखा तो 15 साला मुलाजिम कि मुझे ही देख रहा था। मेरी नज़रों की तसादिम पर वो एकदम नज़रें चुराकर बर्तन धोने लगा। पहले तो मैं घबरा गई थी, तो फौरन से मैंने किचन के दरवाजे पर लटका हुआ अपना दुपट्टा लिया और खुद पर लपेटा। तकरीबन आटा गूंद चुका था। मैंने इसे एक डिब्बे में डाला और फ्रिज में रख दिया और फौरन से किचन से बाहर निकलकर अपने कमरे में आ गई। अपने बेड पर बैठकर ये सोचने लगी कि आखिर ये 14 साला लड़का मुझे यूं क्यों देख रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद मेरा वहम होगा। इतना सा बच्चा भला मुझे क्यों बुरी नज़रों से देखे। अल्लाह ताला ने औरत की फितरत में ये बात शामिल कर रखी है कि वो अपने ऊपर उठने वाली हर गलत निगाह को महसूस कर लेती है, और मैंने भी ऐसा ही महसूस किया था।
लेकिन एक 14 साल बच्चे का सोचकर मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। मैं नहीं समझती थी कि इस उम्र का बच्चा ऐसी गिरी हुई हरकत भी कर सकता है। जिस तरह से इसने अपनी मजलूमियत के किस्से मुझे सुनाए थे, मैं तो इसे हमदर्दी सी करने लगी थी। कुछ देर बाद मैं कमरे से बाहर निकल गई। देखा तो वो घर की सफाई कर रहा था। मैं सोफे पर बैठ गई और इसे देखने लगी। देखने में बेज़ाहिर इसने मुझे कोई भी बुराई नजर नहीं आ रही थी। अपने काम से काम रखने वाला था। मैंने सोचा शायद मैंने इसके बारे में गलत अंदाजा लगाया है। खाना खाने के बाद कहने लगा, बेगम साहिबा, सर्दी बहुत हो गई है, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं कमरे में सो जाऊं। इसकी बात तो ठीक ही थी। मौसम सुरमा शुरू हो चुका था और हवा में खनकी सी थी। रात को सहन में ठंड महसूस होती थी। मैंने कहाँ सोगे तुम? मेरे घर में कोई फालतू का कमरा थोड़ी है। ये कमरा जिसे मैंने अपनी सिलाई के लिए मखसूस कर रखा है, इसमें बहुत कपड़ा बिखेरा पड़ा हुआ है। कहीं सिलाई मशीन है, कहीं सीने वाले कपड़े हैं और छोटा सा कमरा है। मेरी चीजें तुम इधर उधर करके लेट जाओगे और मैं फिर ढूंढती रहूंगी। कहने लगा, पुराना मन आए तो आपके कमरे में सो जाऊं। ये सुनकर मैं चौंकी थी। वो कहने लगा, बेगम साहिबा, मैं जमीन पर बिस्तर बिछा के सो जाऊंगा, लेकिन बाहर मुझे बड़ी ठंड लगती है। मैंने अभी तक सर्दियों के बिस्तर और रजाइयां नहीं निकाली थी। मैंने इसे अपने कमरे में सोने की इजाजत दे दी, लेकिन मैंने इसके चेहरे पर अजीब से खुशी के आसार देखे थे, जैसे वो ये सुनकर बेतहाशा खुश हो। फौरन से इसने अपना बिस्तर उठाया और मेरे कमरे में जमीन पर भी जाकर लेट गया। मुझे अंधेरे में सोने की आदत थी। मैंने सोने से पहले कमरे का लैंप बुझा दिया था। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता गहरी नींद में जाने लगी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरा सर मुझे भारी सा लग रहा था। शायद मैं ज़रूरत से ज़्यादा सो गई थी। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 10 बजा रही थी। हालांकि मैं 10 बजे उठी थी, लेकिन मुझे यूं लग रहा था जैसे मैं बहुत सो चुकी हूँ। उठकर बैठी तो मुझे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। मैंने जब बेड के नीचे देखा तो इस लड़के का बिस्तर तह था, यानी कि वो उठ चुका था और मेरे ही वॉशरूम में था। कैसा तेज है ये मुलाजिम, बिना इजाजत मेरे वॉशरूम इस्तेमाल कर रहा था। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी कि वो मेरा वॉशरूम इस्तेमाल कर रहा है। मैंने सोचा कि जैसे ही वो बाहर आएगा इसे कह दूंगी कि आइंदा से मेरे कमरे का वॉशरूम इस्तेमाल ना करें। जैसे ही वॉशरूम से बाहर आए तो नहा कर आया था। मुझे देखकर अजीब सी मुस्कुराहट इसके चेहरे पर सज गई थी। मुझे इस वक्त एहसास हुआ कि मेरे तो बाल खुले हुए हैं और बिखरे हुए भी हैं। हालांकि जब मैं सोई थी तो मेरे बालों की पोनी बनी हुई थी। बहरहाल मैंने फौरन से अपने बालों को लपेटकर जोड़ा बनाया। दोपट्टा जब मैं उठाने लगी तो बेड की चादर की जानिब देखकर मेरे होश उड़े थे, जो कि बुरी तरह से बिखरी हुई थी। हालांकि मैं तो जिस कोने पर सोती थी वही सोती थी। मुझे कभी भी बेड पर फैल कर सोने की आदत न थी, लेकिन बेड की चादर को देखकर ये लग रहा था कि जैसे इस पर कोई सो के ना सिर्फ उठा हो, बल्कि जो बात मेरे ज़हन में आई मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी थी। वो बच्चा फौरन से अपना बिस्तर उठाकर कमरे से बाहर जाने लगा। मैंने कहा, बात सुनो, मुझे अब तक इसके नाम का नहीं पता था। कहने लगा, जी बेगम साहिबा। मैंने कहा, रात को कहाँ सोए थे तुम? मेरे इस सवाल का इसके चेहरे की रंगत उड़ी थी। कहने लगा, बेगम साहिबा, जमीन पर सोया था। क्या हुआ? मैंने कहा कि कुछ नहीं, जाओ। जाने लगा तो मैंने फिर से इसे पुकारा। मैंने कहा, बात सुनो लड़के। वो फिर वही रुक गया, पलटकर मुझे देखने लगा। मैंने कहा कि आइंदा मेरा वॉशरूम इस्तेमाल मत करें। कहने लगा, ठीक है, नहीं करूँगा। मैंने कहा, नाम क्या है तुम्हारा? कहने लगा कि आप जो भी रख दें। वैसे मुझे आशिक कहते हैं। इसका नाम सुनकर मुझे बड़ा अजीब लगा था। भला ये भी कोई नाम है? इनका ये कैसा नाम है? कह रहा है पता नहीं यतीम खाने वालों ने तो आशिक रसूल रखा था, लेकिन पूरा नाम कोई नहीं लेता, सब आशिक आशिक ही पुकारते थे। बहरहाल वो कमरे से जा चुका था। मैं बेड से उठी तो मेरी कमर में अजीब सा दर्द का एहसास था। तबीयत में भी सुस्ती छाई हुई थी। दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं अपने बिस्तर से उठकर बाहर जाऊं। इसे चाय बनाना आती थी, इसलिए मैंने कहा। आशिक कहने लगा, जी बेगम साहिबा। इसने फौरन से मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला था। मैंने कहा, मुझे एक कप चाय बना दो। पता नहीं आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी इस बात पर इसके होश से उड़े थे। कहने लगा, हाँ ऐसा हो जाता है, ऐसे काम में ऐसा होता है। ये कहकर वो बाहर चला गया। मैं ये सोचने लगी कि ऐसा कौन सा काम क्या है। बहरहाल मैं कमरे से बाहर आई। वो किचन में मसरूफ था। मैंने अपने मोबाइल अपने शौहर को कॉल की। पहली बार मेरा दिल अपने शौहर के जाने पर बड़ा अजीब हुआ था। मैंने कहा, जवाद कब वापस आओगे? कहने लगा, क्या हो गया मरियम, अभी मुझे आए हुए टाइम ही कितना हुआ है? तुम्हें पता है शहर आता हूँ तो मुझे जब मैं दूसरे शहर 3-4 दिन लग जाते हैं।
पहले तो तुमने कभी ऐसा रिएक्ट नहीं किया। इसकी बात ठीक थी, लेकिन पता नहीं इस बार मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। कहने लगा, अच्छा फोन बंद करो, मैं मीटिंग में मसरूफ हूँ, तुम्हें मैं रात को ही कॉल करूंगा। मैंने कहा ठीक है। वो कहने लगा, वो लड़का तो ठीक से काम कर रहा है ना? मैंने कहा हाँ हाँ कर रहा है। जवाद मेरी आवाज सुनकर कहने लगा, मरियम तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे तुम ठीक नहीं लग रही, क्या हुआ है तुम्हें? हम दोनों मियाँ बीवी ही तो थे, इसलिए हम में बहुत इत्तेफाक और मोहब्बत थी। हम एक दूसरे के लहजों से ये जान जाते थे कि सामने वाला परेशान है या नहीं। मैंने गहरी सांस खारिज की और अपने शौहर से कहने लगी कि कुछ नहीं, बस कल से मेरा सर भारी है, मेरी तबीयत काफी बोझल सी महसूस हो रही है, वजूद थका थका सा लग रहा है। मैं जब ये बात कर रही थी, सामने खड़ा मुलाजिम मुझे ही किन आंखों से देख रहा था। इसकी नजरों में एक अजीब सी तपिश थी जो मुझे अपने वजूद पर पड़ती हुई महसूस हो रही थी। बहरहाल ये मियाँ और बीवी के आपस का मामला था, इसलिए मैं वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। बहरहाल मीटिंग जरूरी थी, इसलिए शौहर ने कुछ देर बाद कॉल बंद कर दी और मैं एक मर्तबा फिर नीम दराज होकर बैठ गई। तभी दरवाजा हल्की सी चिरचिराहट पैदा करते हुए खुला। दरवाजे पर मुलाजिम ही खड़ा था। मुझे देखकर कहने लगा कि क्या हुआ बीबी जी, क्या आपको कुछ चाहिए? मैंने आंखें मूंदे ही इसे नफी में सर हिलाकर इशारा दिया कि नहीं, बस कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। मैंने आंखें मूंदे हुए ही महसूस किया था कि जैसे वो दरवाजे के पास ही खड़ा मुझे घूर रहा हो। अगले ही पल मैंने आंखें खोलकर इसे देखा तो वो फौरन हड़बड़ाकर अपना चेहरा संजीदा कर चुका था। कहने लगा कि बीबी जी, मुझे आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, अगर आप चाहें तो मैं आपके सर की मालिश कर देता हूँ। मैं बहुत अच्छी मालिश करता हूँ, लेकिन मैंने इसे इनकार कर दिया। इतना कहा कि मेरे लिए बस एक कप तेज पत्ती डालकर चाय ले आओ, शायद मेरे सर का दर्द ठीक हो जाता। वो ताबेदारी से सर हिलाकर वहां से चला गया। कुछ देर बाद ही चाय हाजिर थी। पीने में मुझे काफी कड़वी लग रही थी, इसने शायद पत्ती कुछ ज्यादा ही डाल दी थी। बहरहाल चाय पीते ही मुझे सुकून सा भी महसूस होने लगा था, इसलिए मैं बहुत जल्द गहरी नींद में सो गई। मुझे इस बात की कोई परवाह न थी कि घर यूं ही खुला पड़ा है, कोई आ गया तो, क्योंकि मुझे इस मुलाजिम पर पूरा भरोसा था। वैसे भी इसने मेरी मौजूदगी में पूरे घर को बड़े ही अच्छे तरीके से संभाल लिया था। मैं इस वक्त ऐसी सोई कि रात के 9 बज रहे थे। जब मेरी आंख खुली, कमरा हल्की रोशनी में डूबा हुआ था। मैं जब उठी तो घड़ी पर वक्त देखकर भौंकला गई थी। भूख से तो मेरी हालत वैसे भी खराब हो रही थी, सिवाय एक कप चाय के आखिर मैंने पिया ही क्या था। उठकर बाहर आई तो मुलाजिम मुझे देखकर फौरन मेरी तरफ आया। कहने लगा कि बेगम साहिबा, आपकी तबीयत ठीक हुई, आपके लिए खाना लगाऊं? वो तो जैसे मेरे इंतजार कर रहा था। मैं कहने लगी कि तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? मैं इतनी देर तक पता नहीं कैसे सोई रही। मेरी इस बात पर वो हल्का सा मुस्कुराया और मुझे बगौर देखने के बाद कहने लगा कि आप सोते हुए इतनी प्यारी लग रही थी, जगाना मुनासिब नहीं लगा। इसकी बात पर मैंने चौंक कर इसे देखा था। मैं कहने लगी, क्या मतलब? तो कहने लगा कि अरे बीबी जी, आप इतने मजे से सुकून की नींद सो रही थी, भला मैं नौकरजात होकर कौन होता हूँ आपकी नींद में खलल डालने वाला? वैसे भी पूरे घर के काम तो मैंने निपटा ही दिए थे, और काम ही कितने थे जो आपको उठकर करने थे, इसलिए सोचा कि आप सो रही हैं, मैं आपके लिए खाना बना देता हूँ। इसके हाथ में बहुत जायका था। इसने जो खाना बनाया था बड़ा ही लजीज था। मैंने पेट भरकर खाया था। वो भी दूर खड़ा मुझे देख रहा था, लेकिन मैंने इसे भी सामने कुर्सी पर बैठने का कहा तो फिर मेरे शौहर की भी कॉल आ गई और मैं कमरे में बैठकर कितनी ही देर अपने शौहर से बातें करती रही। 2 घंटे से मुसलसल मैं अपने शौहर से बात कर रही थी और इस दौरान कमरा बंद था। वो मुलाजिमा कमरे से बाहर ही मौजूद था। जब 2 घंटे गुजर गए तो अचानक दरवाजे पर दस्तक देने लगा। मैंने देखा तो बोला, आप कितनी देर मजीद अपने शौहर से बात करेंगी? बेगम साहिबा, मुझे नींद आ रही है। वो इस कदर ऊंची आवाज में बोल रहा था कि इसकी आवाज यकीनन मेरे शौहर ने भी सुनी थी। एकदम से फोन की दूसरी जानिब से खामोशी छाई थी। फिर मेरा शौहर इंतहाई संजीदगी से कहने लगा कि ये मुलाजिम कहाँ सोने की बात कर रहा है। भला मैं क्या जवाब देती? फौरन से कहा कि 2-3 दिन से ठंड भी काफी बढ़ चुकी है, इसलिए मुलाजिम अब घर के अंदर ही सोता है। कल रात भी यही मेरे कमरे में बिस्तर बिछाकर सोया था। इस बात पर शौहर कुछ देर खामोश रहा, फिर कहने लगा कि कुछ नहीं, बाहर सर्दी होती है ना, 2-3 दिन से ठंड भी काफी बढ़ चुकी है, इसलिए मुलाजिम अब घर के अंदर ही सोता है। कल रात भी यही मेरे कमरे में बिस्तर बिछाकर सोया था। इस बात पर शौहर कुछ देर खामोश रहा, फिर कहने लगा कि इसको ज्यादा सर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है, बाहर लॉन्च में ही सोने का
कह दो, अब इतनी भी कोई ठंड नहीं है। घर का दूसरा कमरा तुम थोड़ा तरतीब दे लो, वही एक कोने में इसका बिस्तर लगा दो, वही बस हो जाया करेगा। शौहर की बात मैं बाखूबी समझ चुकी थी, इसलिए शौहर से बात करने के बाद मैं बाहर आई और इस मुलाजिम को साफ साफ कह दिया कि तुम यही लॉन्च में ही कोने पर अपना बिस्तर बिछाकर सो जाओ, मैं तुम्हें अपने कमरे में नहीं रख सकती, मैं डिस्टर्ब होती हूँ। मेरी इस बात पर इसने बेयकीनी से मुझे देखा था, फिर गहरी सांस खारिज करके कहने लगा कि ठीक है, मैं तो आपको अपनी बेगम साहिबा समझता था, लेकिन आपको तो मुझ पर एतबार ही नहीं है। ऐसा कहते हुए इसकी मोटे मोटे आंसू भरने लगे थे। ये देखकर तो मैं शर्मिंदा सी हो गई थी, और इतना मासूम बच्चा, भला मैं इस पर शक कर भी कैसे सकती थी। लेकिन चूंकि शौहर का हुक्म था, इसकी गैर मौजूदगी में मानना मुझ पर लाजिम था। मैंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम यही लॉन्च में सो जाओ, और हाँ, सुबह उठकर नाश्ता बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद बना लूंगी। इतना कहने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई। हैरत की बात तो ये थी कि इतना सोने के बावजूद भी जब मैं अपने बिस्तर पर लैंप ऑन करके ये कहानियों की किताब पढ़ने के लिए बैठी, तो एक मरतबा फिर नींद मुझे अपने कल्बे में लेने लगी थी। मैं वहीं बैठे बैठे ही सो गई। रात का ना जाने कौन सा पहर था जब मेरी आंख खुली थी। मैं तो ये समझ रही थी कि मेरा शौहर मेरे पास मौजूद है, लेकिन जब आंख खोलकर मंजर देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए थे। अगले ही पल मेरे सारे होश ठिकाने आ चुके थे। मेरा शौहर तो घर पर मौजूद ही नहीं था, और जो मंजर मैंने देखा मैं हैरान हो चुकी थी। मुलाजिम दबे दबे कदमों से अपनी शर्ट को उठाए मेरे कमरे में बाहर जा रहा था। मैं तो जितनी हैरान होती इतना कम था। अपने हुलिये पर गौर किया तो जो इससे मुझे समझ आया, मेरे तो रोंगटे खड़े हो चुके थे। आखिर ये सब कुछ क्या था? मुझे तो एक पल में इस नौकर से खौफ आने लगा था। मेरा वजूद एक मरतबा फिर दर्द से टूट रहा था। जो कुछ मैं महसूस कर रही थी वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैं फौरन वॉशरूम में चली गई। यह खौफ की लहर मेरे वजूद पर हावी हो चुकी थी। साफ जाहिर था इस 15-16 नौकर ने मेरे साथ गलत काम किया है। मैंने अपने कमरे को अंदर से लॉक कर लिया। इसके बाद तो मैं सो ही नहीं पाई थी। भला 15-16 साल लड़का ये सब कुछ कैसे कर सकता है, और मैं कैसे ये सब कुछ होने देती रही? मुझे होश क्यों नहीं आया था, सोचकर मैं पागल हो रही थी। अगली सुबह हुई तो वो नौकर यहीं लॉन्च में सो रहा था। कमरे से बाहर निकली तो मुझे अजीब सी नजरों से घूर कर देखने लगा। मैं बगैर सबूत के इस पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहती थी, लेकिन मैं इसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करती हुई अपने घर के काम खुद ही करने लगी थी। इस दौरान मैंने नोट किया था कि वो लड़का बस उम्र से ही छोटा है, जबकि तजुर्बा और नज़रों से वो कोई भूखा भेड़िया ही लगा रहा था। इस रात जब मैं अपने कमरे में सोने के लिए गई तो मैंने इस लड़के को अपने कमरे में दाखिल तक होने नहीं दिया था। शायद वो मुझे कोई बेहोशी का दवा दे रहा था, जिसकी वजह से मुझे होश नहीं रहती थी। इस रोज़ मैंने पूरी एहतियात बरती थी। कुछ देर बाद मुलाजिम कमरे में आया। मुझे देखकर कहने लगा कि बेगम साहिबा लाएं, अपना एयर फ्रेशर्स दें, मैं कमरे में छड़का देता हूँ। लेकिन कुछ सोचते हुए मैंने इसे मना कर दिया। मैं कहने लगी कि मैं खुद स्प्रे कर लूँगी, तुम रहने दो। वो कुछ सोचता हुआ वहाँ से जा चुका था। लेकिन इस रात मैंने एयर फ्रेशनर भी नहीं लगाया था। मेरी आदत थी कि मैं कमरे में एयर फ्रेशनर स्प्रे करके ही सोया करती थी। इत्तेफाक से आज रात ही मेरा शौहर भी आने वाला था। मैं अपने बिस्तर पर लेटी और सोने की एक्टिंग करने लगी, जैसे मैं गहरी नींद में सो चुकी हूँ। कुछ ही देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला। धीरे धीरे कोई कमरे में आया और फिर मुलाजिम मुझे आवाज़ देने लगा, बेगम साहिबा जाग रही हैं या सो रही हैं? बेगम साहिबा, आपका आशिक आ चुका है आपके साथ रात गुजारने के लिए। शायद इसे यकीन हो चुका था कि मैं सो रही हूँ, इसलिए वो अपनी असलियत दिखाने लगा था। मेरे पूरे वजूद में चुंटियां से रेंगने गई थी। ऐन इसी वक्त दरवाज़ा धड़ल्ले से खुला था। मेरा शौहर वहाँ पर दाखिल हो चुका था। मुलाजिम ने तो अपनी शर्ट उतार रखी थी। यूं थी मालिक को सामने देखकर वह हड़बड़ा सा गया, जबकि मैं भी इसी पल उठकर बैठ गई। शौहर ने जब मुलाजिम को और मुझे देखा तो इसके माथे पर बल पड़ चुके थे। दर हकीकत जो कुछ मेरे साथ हो रहा था मैं महसूस कर रही थी। इसके बारे में मैं अपने शौहर को इसी वक्त बता चुकी थी। मैं इन बीवियों में से नहीं थी जो मुनासिब वक्त के चक्कर में नुकसान करवा लेती थी। अगले ही पल शौहर कमरे में दाखिल हुआ और इस नौकर को गर्दन से पकड़कर खाली थप्पड़ मारकर कहने लगा कि तू तो जिस थाली में खाता है इसे में छेद कर रहा है। मैं तो तुझ पर एहसान करके इस घर में लाया था, लेकिन कैसी बेगैरती तूने मेरे घर में शुरू कर रखी थी।
बता क्या था ये सब कुछ। पहले वो इनकार करता रहा, लेकिन जब मेरे शौहर की भारी भरकम हाथ इसके वजूद पर पड़े तो रोने लगा। रोकर इसने जो कुछ बताया हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था। कहने लगा कि यतीम खाने से जो शख्स मुझे अपने साथ लेकर मुझे अपने घर का नौकर बनाया था, लेकिन इसके साथ साथ वो मेरे साथ गलत काम भी करता था। मैं सिर्फ 7 साल का था जब इसने पहली मर्तबा मेरे जिस्म को गलत तरीके से छूना शुरू किया था। वो मेरे जज्बात को उभारता था, मुझसे गलत काम करवाता था और मैं इसका नौकर था। सवाब समझकर हर बुरा काम करता था। वो मुझे मारता भी था, अज़ियतें भी देता था। मुझे कहता था कि मैं ये करूं वो करूं, और मैं करता जाता था। शायद यही वजह थी कि वक्त से पहले ही मैं जवान हो गया। मेरे अंदर निस्वानी कशिश बढ़ने लगी। इस मालिक ने मेरे साथ जिनसे ज्यादती भी की, और फिर जब मुझसे दिल भर गया तो एक नया नौकर रख लिया और मुझे घर से निकाल दिया। इसके बाद से मैं दर बदर भटकता फिर रहा। आपके घर आया तो मालकिन को देखकर मैं सब्र ना कर सका, और फिर मैं इनके एयर फ्रेशनर में ऐसी दवा मिला चुका था जिसे सूंघकर ये मीठी नींद सो जाती थी। मैं तो इनके सोने के बाद ही कमरे में आता था, तब तक वो खुशबू भी कम हो जाती थी। मुझ पर इस दवा का असर ना होता। मालकिन के सोने के बाद मैं इनके साथ ये सब कुछ कर गया। वो रो रो कर मेरे शौहर से माफ़ी मांग रहा था, जबकि मुझे इस पर इंतहाई गुस्सा और अफसोस भी हो रहा था। मेरे शौहर ने इसे इसी वक्त घर से निकाल जाने का कहा, लेकिन वो रोते हुए कहने लगा, मैं आधी रात को कहाँ जाऊंगा, मुझे बख्श दीजिए, मैं आइंदा ऐसी हरकत नहीं करूंगा। मगर इस जैसे लड़के को मजीद यहाँ पर रखना कोई अच्छी बात ना थी। इस बच्चे को बिगाड़ने में और इस नौबत तक पहुँचाने में सबसे पहला हाथ है इस मालिक का था, जो इसे यतीम खाने से लेकर आया था। काश यतीम खाने वाले ये देख लेते कि ये बच्चा जिन हाथों में गया है वहाँ पर महफूज है भी या नहीं। अगर थोड़ी छानबीन कर ली जाती तो आज ये बच्चा ऐसा ना करता। सारी रात मेरे शौहर ने इसे बाहर गेट के पास ही बिठाए रखा था, और अगली सुबह होते ही खुद इसे पुलिस के हवाले करके आए थे। पुलिस को भी सारे मामले से आगाह कर दिया गया था। इसे बच्चों की जेल में रखा गया था। कोशिश तो यही की जा रही थी कि इसके ज़हनी व जिस्मानी तालीम व तरबियत की जाए, ताकि वो आगे जाकर एक अच्छा इंसान बन सके। बहरहाल कितने ही दिनों तक तो मैं इसे एक असलियत को तस्लीम ही नहीं कर सकी कि मेरे शौहर के अलावा किसी ने कितनी मरतबा मेरे साथ ताल्लुक़ कायम किया है। मेरा शौहर दुनिया के अच्छे शौहरों में से एक था। इसने मेरा भरपूर साथ दिया था। बिनते जो सोतवी हम दोनों में मोहब्बत ही इतनी थी। उल्टा मैं शर्मिंदा थी, मगर मेरा शौहर बोला कि मेरी ही गलती है, मुझे छानबीन करके नौकर को लाना चाहिए था। अगर मैं इसे यहाँ ना लाता तो ये सब कुछ भी ना होता। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स।